हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में नशा जीत का होना चाहिए। गुड इवनिंग बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आप सभी को मालूम है कि एसएससी ने अभी हाल ही में यानी कल एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। अभी सिर्फ एक महीना बचा है और इस एक महीने में हम उस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसी को लेकर आज की वीडियो में लेके आया हूं आपके सामने। कैसे हम मैक्सिमम स्कोर करें, कैसे हम 160 प्लस 200 में से कैसे स्कोर कर सकते हैं, आज उसी की रणनीति और उसी की स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं। आज करेंगे एग्जाम के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक। एक महीना बचा है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ पॉइंट्स। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगले एक महीने में आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगर आपने एक महीने में इसे फॉलो कर लिया तो आप बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस दे के आओगे एग्जाम में। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो एक हफ्ते में ही आपको फर्क दिख जाएगा, एक हफ्ते में ही आपको असर दिखने लग जाएगा कि हां, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। सबसे पहले मॉक टेस्ट। अब ये मॉक टेस्ट क्या है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अगले एक महीने में फॉलो करना है। आपको कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट देने हैं। कितने देने हैं? 30 से 40 मॉक टेस्ट देने हैं। और जो मैं आपको बताऊं, अगर वो कर लिया तो आपका एग्जाम पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। जैसे कुश्ती के कंपटीशन को जीतने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेटजी या रणनीति बनाने से काम नहीं चलता, आपको वास्तव में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और तब जाकर एक महीने की या 1.5 महीने की प्रैक्टिस, अथाह प्रैक्टिस के बाद जब आप कंपटीशन में कूदते हो तब आप कुश्ती का मैच जीत जाते हो। उसी तरह से आपको अगर एक्चुअल एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट एक तरह से आपका एग्जाम ही है, जो एक्चुअल एग्जाम में जो होगा ना उस दिन, वैसे आपको एक महीने पहले से ही प्रिपरेशन करके चलनी है। कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको रोजाना देना है, एक एटलीस्ट, कम से कम एक। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको एग्जाम देने के बाद आपको उस परीक्षा का, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो पहला पॉइंट क्या करना है आपको? यू टेक एग्जाम। आप एग्जाम दो और उसके बाद आपको उसका एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। और एनालिसिस हम कैसे करेंगे? एग्जाम देने के बाद आपको एवरी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कई बार होता है हम अपने ईगो की वजह से, हमें ईगो होता नहीं, मैं तो बहुत अच्छी तैयारी करके आया हूं, मैं इस क्वेश्चन को कैसे छोड़ सकता हूं, तो आप उस क्वेश्चन में लगे रहते हैं और उसी वजह से आप उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन में कुछ सिली मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसा वो उस एग्जाम में उस वक्त हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं ना, अब हमें पता चलता है कि अरे हमसे ये गलती हुई तो बहुत छोटी गलती थी। ऐसी गलतियों को क्या करना है? आपको नोट डाउन कर लेना है, अलग से उनका नोट्स बनाना है। एग्जाम देने के बाद एनालिसिस के अंदर क्या करना है आपको? कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे इजीली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे यहां पर आप सिली मिस्टेक्स करके आओगे, तो उन क्वेश्चंस को अलग से एक नोट्स बनाना है और उन क्वेश्चंस को वहां पे लिख लेना है कि हां, मुझसे ये गलती हो गई, इसमें ये मुझसे क्वेश्चन हो सकता था। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे आपके ईगो की वजह से, तो उनको भी आपको लिखना है। फिर जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जाओ तो आपको वही जो आपने पहले दिन एनालिसिस किया था, आपको वही एनालिसिस, वही शीट आपको निकाल लेनी है। और आपको क्या करना है कि आपने जहां पर सिली मिस्टेक्स की थी उसको देखना है कि कहां आपसे बहुत छोटी सी गलती हो गई जो आप नहीं कर पाते, उसको देखना है और फिर सोचना है इस बार ऐसी गलती मुझसे नहीं होगी। हां, एक बार और कि आप जब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के नोट्स आपके पास होंगे तो यह देखना है कि मुझसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हुए, कहां मुझसे गलती हुई, ये हार्ड क्यों है मेरे लिए। क्वेश्चन की नेचर समझकर आपको फिर से सोचना है कि अब की बार मुझे इस मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट देने की स्ट्रेटजी पे डिस्कस कर लेते हैं। मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटजी होगी आपकी, फॉलो करिएगा, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। देखिए, स्ट्रेटजी ये है कि आपको अपना प्रत्येक, जिस सब्जेक्ट का भी आप मॉक देते हैं तो उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड करना है। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में आपको डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3। अब ये 3 स्टेप क्या है? सपोज करिए आपने जीके का आपने मॉक टेस्ट दिया, सिंगल सब्जेक्ट मॉक टेस्ट दिया आपने जीके का, तो आप उसको एक ही स्टेप में लीजिए, दूसरा स्टेप करिए मत। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 सारे क्वेश्चन एक साथ उसको एनालाइज कर लीजिए। आप दोबारा उसको मौका ही मत दीजिए, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको बार बार मौका दो या बार बार रिवाइज करो। अब आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग का क्या होगा? कितने स्टेप्स होने चाहिए रीजनिंग में? 2 स्टेप्स दे बस। कितने स्टेप्स? केवल 2। उन 2 स्टेप्स में आप रीजनिंग को समय दें। जैसे सबसे पहले स्टेप में आप 17 से 18 ऐसे इजी क्वेश्चंस
ऐसे इजी क्वेश्चन जो 17 to 18 उनको आप छांटिए, जो आसानी से आपने कर लिए थे उनको आप अलग से छांटिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप? सेकंड स्टेप में आप 5-6 सवाल ऐसे भी होंगे जिनमें आप अटक गए थे या जो हार्ड थे, आप उनको अलग से नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद आप उनको देखिए कि क्यों उनमें उन 5 to 6 क्वेश्चंस में आपको कितना समय लगा और क्यों लगा। केवल 2 स्टेप में आप रीजनिंग को करिए। अब आते हैं इंग्लिश पर और मैथ्स पर। सबसे पहले इंग्लिश को डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश को भी आपको 2 स्टेप्स में ही करना है। कितने स्टेप्स में? केवल 2। पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना है। सबसे पहले इनको करना है। ये सारे काम एग्जाम में नहीं करने, ये सारे काम मॉक टेस्ट में करने हैं। कहां पर? अरे कहां? मॉक टेस्ट में करने हैं। घर में जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तब इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे 2 स्टेप में इंग्लिश, पहले स्टेप में ग्रामर और वोकैबुलरी। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें क्लोज टेस्ट और PQRS के क्वेश्चंस और आपको पैसेज वगैरह को डिस्कस करना है, देखना है कि उसके बाद करने हैं वो। यानी आपको 2 भागों में बांट देना है इंग्लिश को, पहले ग्रामर वोकैबुलरी और फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स को आपको 3 स्टेप्स में करना है। कितने स्टेप्स? 3 स्टेप्स। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है आपको? 15 से 16 सवाल ऐसे होंगे जो आपको छांटने हैं, उनमें से उस मॉक टेस्ट में से छांटने हैं जो इजी हैं और आसानी से आप कर सकते हो, जिनको जो आपके लिए इजी होते हैं। उसके बाद आपको 4 से 5 सवाल मॉडरेट टाइप के, मीडियम टाइप के छांटने हैं, जिनको आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। एंड देन उसके बाद 1 या 2 सवाल ऐसे आएंगे बच्चों जो बहुत हार्ड होंगे। अब नट क्रैकर होते हैं वो। क्या होते हैं? नट क्रैकर। आपको हिला के रख देंगे वो। उन क्वेश्चंस को अलग से लिख लेना है और उन तीनों टाइप के जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, इनको एनालाइज करना है। 15 से 16 टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक में से किस टाइप के हैं जो मुझसे हो सकते हैं। देन मॉडरेट पे आइए और उन पर वर्क करिए। और जो सबसे हार्ड होते हैं, जो 1 या 2 होंगे, कितने होंगे? 1 या 2, उनको छोड़ दीजिए। उनमें ज्यादा मेहनत या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो आज नहीं हुए तो आपसे आगे भी नहीं होंगे, समझ लीजिएगा बात। उन पे ज्यादा दिमाग, मतलब दिमाग किस पे लगाना है? वो जो 4 से 5 क्वेश्चन जो मॉडरेट टाइप के थे, मीडियम टाइप के, केवल उन्हीं पे ज्यादा दिमाग लगाना है आपको। और जो 16 क्वेश्चंस हैं, जिनसे जो 15 से 16 सवाल जो आपसे हो गए थे, उन पर आपको और ज्यादा वर्क करना है, ताकि वहां पर आपका एक भी नंबर नहीं कटे, एक भी मार्क वहां पर नहीं कटे। और उसके बाद आपको वर्क करना उन 4 से 5 सवालों पर जो मॉडरेट टाइप के थे। अब बात करते हैं, ये सारे हो गए बच्चों, ये सारा आपको किस में करना है? मॉक टेस्ट में करना है। ये सब एनालिसिस सारा मॉक टेस्ट में होना चाहिए। अब बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन में आपको सबसे पहले मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी जैसे सपोज कीजिए आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, तो रेशियो प्रोपोर्शन के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स और रूल्स हैं, आप उनको अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे सपोज कीजिए परसेंटेज का एग्जांपल लेते हैं, तो परसेंटेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको अलग से एक नोटबुक में लिख लीजिए एक साथ। जैसे अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो उनको भी एक अलग से नोट्स बना लीजिए। आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाकर आपको 1 महीने में 10 से 15 बार, कितनी बार? 10 से 15 बार, 10 to 15 टाइम्स, 10 से 15 बार आपको पूरी मैथ्स रिवाइज करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स की। आप इस तरह से करिए, जैसे आज आपने मैथ्स कर लिया पूरा, आज पूरा दिन आपने मैथ्स किया, कल अगले दिन आपने पूरा दिन इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स और रूल्स को पढ़ा आपने, क्योंकि इंग्लिश के ग्रामर और रूल्स और जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आपको रिवाइज करना है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्या क्या मोटे मोटे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिख लेना है। टेंस के क्या क्या रूल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक साथ नोट डाउन कर लेना है। जैसे नाउन के क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आपको लिख लेना है। 10 से 15 बार इंग्लिश ग्रामर रिवाइज होनी चाहिए और मैथ्स 10 से 15 बार रिवाइज हो जानी चाहिए 1 महीने के अंदर। एक दिन करिए मैथ्स, एक दिन करिए इंग्लिश। अगर रीजनिंग की बात करूं तो बच्चों, रीजनिंग आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दोगे ना तो उसी से हो जाएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट देना और रीजनिंग आपकी क्लियर, उसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत करना है रिवाइज जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। बात करते हैं जीके की। बच्चों जीके अब आता है हमारे 3rd पॉइंट के अंदर। जीके एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूअस चलेगा, खत्म नहीं हो सकता, फिनिश नहीं हो सकता। ये आपने अब तक जितना भी जीके पढ़ा था, आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से, और आगे और जो भी नए कॉन्सेप्ट, नई चीजें आती हैं,
उनको आप ऐड करते जाओ। तो ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो खत्म नहीं हो पाएगी। उसके अलावा वोकैबुलरी ऐसा नहीं कह सकते कि लिमिटेड है, वोकैबुलरी की कोई लिमिटेशन नहीं है। अभी तक आपने जितने भी वोकैबुलरी पढ़ी, जितने भी वर्ड्स पढ़े, उनको रिवाइज करो और आगे नए वर्ड्स को ऐड करते जाओ। तो जीके और वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है जो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें धुरंधर हूं। तो रेगुलर इसमें ऐड करते रहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, वीक एरियाज, आपके जो कमजोर एरियाज हैं, जैसे आप अगर मैथ्स में किसी खास टॉपिक में कमजोर हैं, या रीजनिंग में किसी खास टॉपिक में कमजोर हैं, या इंग्लिश में, तो उन वीक एरियाज पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उन पे सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं लास्ट में एक बात कह रहा हूं कि आप मंडे से मैथ्स, रत्नेश सर मैथ्स की एक प्रैक्टिस बैच लेके आ रहे हैं, और मैं भी प्रैक्टिस बैच लेके आ रहा हूं। 9 बजे उनका आएगा और 10 बजे मेरा प्रैक्टिस बैच आएगा। तो मंडे से आपकी फुल फ्लैज सर्जिकल स्ट्राइक चालू हो जाएगा इस 1 महीने के अंदर। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं मंडे को।